गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग फिर से एकत्रित हुए हैं एक नए टॉपिक के साथ और वो टॉपिक है आर्थिक भूगोल के अंतर्गत पढ़ा जाने वाला टॉपिक समुद्री परिवहन। और समुद्री परिवहन में आज हम दो समुद्री नहरों के बारे में डिस्कस करेंगे, जिनमें से पहली है स्वेज नहर। और जैसा कि आप सभी लोगों ने स्वेज नहर के बारे में सुन रखा होगा कि स्वेज नहर बहुत ही महत्वपूर्ण नहर है जो यूरोप के औद्योगिक राष्ट्रों को एशिया के विकासशील देशों से और ऑस्ट्रेलिया के संसाधनों से जोड़ती है। तो इस नहर का निर्माण भूमध्य सागर और लाल सागर इन दोनों को जोड़ने के लिए हुआ है। हम आज उसके स्थिति के बारे में, उसके निर्माण के इतिहास के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और ये जानेंगे कि कैसे ये नहर जो है वो विश्व व्यापार की एक महत्वपूर्ण रीढ़ की तरह काम करती है। स्वेज नहर के निर्माण की जो परिकल्पना है ये 16वीं सदी में ही प्रारंभ हो गई थी, लेकिन तब ना तो संसाधन थे और ना तकनीक की वो अंजाम दिया जा सके। बाद में 19वीं सदी में जब फ्रांस में शेयर्स का बोलबाला हुआ और वहाँ पे जो कंपनियां थी वो म्यूचुअल फंड्स के द्वारा पैसा इकट्ठा करने में कामयाब रही, तो एक फ्रांसीसी इंजीनियर हुए फर्डिनेंड डी लेसेप्स, उनको ये परियोजना सौंपी गई और उन्होंने भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने के लिए एक नहर बनाने का बीड़ा उठाया, जिसको हम आज स्वेज नहर के नाम से जानते हैं। और ये काम उन्होंने प्रारंभ किया 1859 में। 1869 में जब ये नहर पूर्ण हुई तब शुरुआत में इसकी गहराई 8 मीटर थी और तल पे इसकी चौड़ाई मात्र 22 मीटर और सतह पर 61 से लेकर के 91 मीटर के बीच थी। फिर इस नहर का बीच के समय में जब ब्रिटेन का प्रभुत्व था तो ब्रिटेन ने इस पे कब्जा कर लिया। फिर जब मिस्र ने ब्रिटेन से अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ी तो फिर ये ब्रिटेन से वापस मिस्र के कब्जे में आ गया और उस दौरान इस पर नियंत्रण को लेकर के कई सारे विवाद फ्रांस के बीच में, ब्रिटेन के बीच में और मिस्र के बीच में होते रहे। बीच में अन्य देशों ने इसमें मध्यस्थता करने की भी कोशिश की। 1960 में जब मिस्र पूरी तरह आजाद हो गया और उसने सिर्फ पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लिया और ये तय हो गया कि इसकी जो रॉयल्टी है, इससे जो नेविगेशन से आने वाला टैक्स है वो पूर्णतः उसको मिस्र के नियंत्रण में रहेगा, तो इसके विस्तार का काम पुनः प्रारंभ किया गया। तब इसकी गहराई को और बढ़ा करके 10 मीटर किया गया और चौड़ाई जो सतह की पहले 22 मीटर थी उसको 55 मीटर तक ले जाया गया। कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि 8 मीटर की गहराई के साथ बड़े जहाजों का आ पाना बड़ा मुश्किल होता था और बार-बार जहाजों की तली जमीन से टकरा जाती थी, खासकर जब पानी कम होता था तब। तब ये परिवहन के लिए बड़ा संकट होता था और क्योंकि जहाज जो थे वो जल्दी के चक्कर में इस रास्ते का फॉलो करते थे और यदि कोई जहाज बीच में फंस गया तो फिर उसमें उसमें उनको अनावश्यक रूप से विलंब होता था। इसलिए मिस्र की सरकार ने इस परियोजना को के विस्तार का काम प्रारंभ किया था। फिर बाद में 2014 में जो मिस्र की सरकार के राष्ट्रपति थे अल-सीसी महोदय, तो उन्होंने न्यू स्वेज परियोजना का शुरुआत किया इकोनॉमिक रिफॉर्म के रूप में। और अ, इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि इससे पहले तक इसमें सिर्फ एक ही तरफ से परिवहन संभव हो पाता था, एक ही तरफ से जहाज आ पाते थे या जा पाते थे और उनको आने जाने में 10 से 12 घंटे का समय लगता था। तो जहाजों को या तो भूमध्य सागर में पोर्ट सईद के पास या लाल सागर में पोर्ट स्वेज के पास इंतजार करना पड़ता था, तो उन्हें दोनों ओर से परिवहन चलता रहे इसके लिए इस नहर के न्यू स्वेज नहर को बनाने की जरूरत पड़ी और 35 किलोमीटर के लगभग अतिरिक्त लंबाई की ये नहर बनी और उसके बाद इस नहर की लंबाई बढ़ करके 193 किलोमीटर हो गई, जो पहले 164 किलोमीटर के लगभग ही हुआ करती थी। हम इसकी भौगोलिक स्थिति देखें तो हम ये पाते हैं कि ये जो क्षेत्र है ये कर्क रेखा के ऊपर स्थित है, यानी कि यहाँ पर वर्षा की संभावना बहुत कम रहती होगी और वर्षा के कम रहने के कारण इस नहर में प्राकृतिक रूप से जल उपलब्ध नहीं हो पाता होगा। उन्हें पंप करके इन समुद्रों से जो जल इनको मिलता होगा वही इसको इसकी उपलब्धि रही होगी। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जो यूरोपीय देश थे, इधर लंदन, फ्रांस, ब्रिटेन, अ, लंदन देश नहीं है, ब्रिटेन ब्रिटेन की राजधानी है। ब्रिटेन, फ्रांस, पुर्तगाल, जर्मनी,
इन देशों को जब व्यापार करने के लिए एशिया या ऑस्ट्रेलिया या दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ आना होता था, उन्हें लंबा चक्कर काटना पड़ता था केप ऑफ होप का। और केप ऑफ होप का लंबा लंबा चक्कर काटने में इन्हें महीनों समय लगता था, और उस समय चूंकि जहाज़ों की रफ्तार कम हुआ करती थी, तो लंबा अ, यात्रा करने में समुद्र में तूफ़ान आने का खतरा था, जहाज़ों पे बीमारियों फैलने का खतरा था, और अनेक तरह के चुनौतियाँ भी थी, समुद्री लुटेरे भी थे। तो उस खतरे को कम करने के लिए इस मार्ग वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था की गई, और जब इस मार्ग की वैकल्पिक व्यवस्था हुई, तो इसके कारण ये दूरी काफ़ी घट गई। और अगर हम इसका आज का वास्तविक लोकेशन देखें, तो ये उत्तर में जहाँ पर भूमध्य सागर है, वहाँ पे पोर्ट सईद से शुरू होता है, जो सईद पत्तन है, वहाँ से इसकी शुरुआत होती है, और लाल सागर के पास ये यहाँ पे स्वेज़ नहर में पोर्ट तौफीक है, वहाँ से इसकी शुरुआत होती है, और इस तरह से 193 किलोमीटर का ये लंबी नहर है, और इस नहर के द्वारा परिवहन किया जाता है। ये दुनिया का आज के समय में व्यस्तम मार्गों में से एक है। व्यस्तम क्यों है? क्योंकि इसकी जो स्थिति है, आप देख रहे हैं इधर की तरफ सऊदी अरेबिया का प्रायद्वीप है, और इधर की तरफ के जो देश हैं, इसके पूरब के देश, वो अपने पेट्रोलियम खनिजों के लिए प्रसिद्ध हैं, और इधर दक्षिण की तरफ जो इसके देश हैं, वो अपने प्राकृतिक संसाधनों के लिए प्रसिद्ध हैं। जो यूरोपीय कंट्रीज हैं, वो अपने इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए प्रसिद्ध हैं, तो सब एक-दूसरे की आवश्यकताएँ पूरी करते हैं। इसलिए बड़े पैमाने पे इस नहर के द्वारा परिवहन किया जाता है। इस नहर का बन जाने से लाभ क्या है? तो ये नहर बन जाने से ब्रिटेन से लिवरपूल की जो दूरी है, वो 8000 किलोमीटर के लगभग कम हो गई। जापान का जो योकोहामा है, उससे लिवरपूल की दूरी 5400 किलोमीटर कम हो गई। और मुंबई तक की दूरी, जैसा हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, कि 8000 किलोमीटर के लगभग कम हो गई। ऑस्ट्रेलिया का जो सिडनी शहर है, उसकी दूरी 2000 किलोमीटर तक कम हो गई। और इन दूरी को कम होने में स्वेज़ नहर का बड़ा महत्वपूर्ण रोल है, और समय बहुत बचने लगा इससे। अब हम ये समझें कि आखिर स्वेज़ की वहाँ पे उपस्थिति हो कैसे गई थी? तो ये जो स्वेज़ नहर हम देख रहे हैं, वस्तुतः जो स्वेज़ स्थल संधि है, उसी के नाम पे इस नहर का भी नाम पड़ा है, और लगभग 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व ये पूरा एशिया और अफ्रीका एक ही साथ, इधर का ये हिस्सा पूरी तरह से चिपका हुआ था। उस समय ये हिस्सा उत्तर की ओर खिसकना प्रारंभ हुआ, और जब उत्तर की ओर खिसकना प्रारंभ हुआ, तो यहाँ पे लाल सागर का निर्माण हुआ, और अकाबा की खाड़ी का निर्माण हुआ। यहाँ पे लाल सागर और अकाबा की खाड़ी का निर्माण हुआ, और ये हिस्सा अलग हो गया, पर लेकिन ये थोड़ा-सा हिस्सा इसमें अ जुड़ा रह गया, और ये भी तब समुद्र के पानी से ढका ही था उस समय तक, जब समुद्रों का विस्तार हुआ। तो बाद के समय में क्या हुआ कि जब समुद्र रिट्रीट हुए, थोड़े पीछे हटे, तो ये हिस्सा उभरा हुआ दिखाई देने लगा, और तब ये स्थल रूप से हमको बताता है कि एशिया और अफ्रीका कभी एक साथ जुड़े हुए थे, जिसके बारे में हम लोग पैंजिया का अक्सर ज़िक्र करते हैं कि पैंजिया एक सुपर कॉन्टिनेंट था, और सारे महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे। तो ये भी उसके प्रमाण के रूप में आप इसे उद्धृत कर सकते हैं कि आज जो स्वेज़ नहर है, वो ये पुष्ट करती है कि एशिया और अफ्रीका कभी एक साथ जुड़े हुए थे, आज भी जुड़े हुए हैं प्राकृतिक रूप से। तो इस नहर के द्वारा फारस की खाड़ी के देशों से पेट्रोलियम के उत्पाद, भारत से विनिर्मित वस्तुएँ, अनाज, खनिज, अयस्क, चाय पत्ती, वनस्पति तेल, चमड़ा, और यूरोप से मशीनें, रासायनिक पदार्थ, उर्वरक, विविध प्रकार की निर्मित सामग्रियों का व्यापार होता है। तो हम ये देख रहे हैं कि ये एक बेहद महत्वपूर्ण नहर है, और इस नहर के द्वारा विश्व व्यापार को बहुत लाभ हुआ, क्योंकि यूरोप के देश और एशियाई देशों के बीच जो एक-दूसरे के पूरक हैं, वो परस्पर अ, अपनी आवश्यकताओं को और अपनी व्यापारिक ज़रूरतों को पूरा करने में सफल रहे। धन्यवाद।